अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 ऑन मेमोग्राफी। हमने मेमोग्राफी का सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेमोग्राफी के मेमोग्राफी के हमारे पास कितने टाइप्स हैं, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट एनाटॉमी के हवाले से कि ब्रेस्ट का आर्किटेक्चर हमारे पास कैसा है और ब्रेस्ट के कौन कौन सी रीजन में कितने % कार्सिनोमास अपेयर होते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे अपने इन 2 टॉपिक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि मेमोग्राफी में हमने असल में पढ़ा क्या था, ठीक है। इससे पहले लेक्चर्स में मेरा लिंक गिवन है, आप जा सकते हैं। इससे पहले वो वाले लेक्चर्स आप ज़रूर देखें, ठीक है। मेमोग्राफी में हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या है, लो KVP टेक्निक है और हाई MA टेक्निक है। तो आप पूछेंगे कि मैम आपने तो बोला था कि लो KVP टेक्निक है, हाई MS टेक्निक है, लेकिन वैल्यू तो नहीं बताई थी। तो वैल्यूज़ मैं मेंशन कर लेती हूँ यहाँ पे। जो हमारे पास KVP है ना, वो यूज़ होती है 23 to 28 KVP, मतलब कम यूज़ होती हैं कन्वेंशनल जो है रेडियोग्राफी के कंपैरिजन में। उसमें हमारे पास अप टू 150 KVP यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो MS है ना, MS हमारे पास अप टू 600 MS हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लो KVP हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम हाई MS देते हैं। ये मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, ठीक है। अब हम आते हैं अपने बेसिक उस पे टॉपिक पे, जो है हमारा टाइप ऑफ मेमोग्राफी पे। टाइप्स हमारे पास मेमोग्राफी जो है ना, हमारे पास असल में इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, इसके हवाले से आप बस 2-3 पॉइंट याद रखें। वो क्या है, एक तो ये है कि ये हमारे पास नॉर्मल चेकअप होता है, नॉर्मल चेकअप, ठीक है। ये एसिम्टोमेटिक जो है वुमेन के लिए यूज़ होता है, कोई सिम्टम्स उसमें नहीं होते, वो नॉर्मल चेकअप के लिए आती हैं, ठीक है। दूसरा जो है ना, इसमें हमेशा ये बात याद रखें कि ये मोस्टली होती है फ्रॉम 30 to 35 एज में, ठीक है, या अप टू 40 एज तक भी हम जा सकते हैं। मतलब जब 40 से कम एज होगी ना, उसमें हम स्क्रीनिंग मेमोग्राफी करते हैं। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी हमेशा बेस लाइन मेमोग्राफी होती है। बेस लाइन मेमोग्राफी मैंने बताया था ना आपको इससे पहले लेक्चर में कि बेस लाइन मेमोग्राम हमारा जो होता है बिल्कुल फर्स्ट मेमोग्राम, लाइफ का बिल्कुल फर्स्ट मेमोग्राम होता है। तो 40 एज से पहले जब आप मेमोग्राम जो है वो मेमोग्राफी परफॉर्म करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेस लाइन मेमोग्राम, जो बिल्कुल आपका फर्स्ट होता है, ठीक है। ये बात हो गई। 4th नंबर, इसमें आप पोजीशन के हवाले से याद रखिए, पोजीशनिंग। इसमें हम पेशेंट की पोजीशनिंग किस तरह करते हैं, बेसिकली इसमें 2 पोजीशनिंग हम करते हैं पेशेंट की। एक होती है मीडियो लेटरल ओब्लिक और दूसरी हमारे पास होती है क्रेनियो कॉर्डल, ठीक है। ये दोनों पोजीशनिंग हमारे पास होती है इन द केस ऑफ स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, ठीक है। अब ये कैसी पोजीशनिंग है, ये हम पोजीशनिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर नंबर 15 क्लार्क्स की बुक पे जाएंगे ना, सेक्शन नंबर 15, तब उधर हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक आप सिर्फ इतना याद रखें कि इसमें हमारे पास ये 2 पोजीशनिंग होती हैं, ठीक है। अगर सेकेंड नंबर पर आप आ जाएँ तो सेकेंड नंबर पर है डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी, सही है। डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी, जैसे कि नाम से जो है इंडिकेट हो रहा है, ये हम डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। पहले तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये हमारे पास सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए यूज़ होता है। मतलब पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स है तो डॉक्टर के पास वो गई है, उसको कोई लंप वगैरह फील हुआ है, कोई ट्यूमर जो है वो फील हुआ है, पेन हो रहा है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो ये चीज़ें वो डॉक्टर को एक्सप्लेन करती है। डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप जाके क्या कर लें, डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी परफॉर्म कर लें। एक तो ये है। दूसरा जो है ना, अगर किसी का स्क्रीनिंग मेमोग्राफी पॉजिटिव आई है, स्क्रीनिंग मेमोग्राफी जो ऊपर हमने एक्सप्लेन की है ना, स्क्रीनिंग मेमोग्राफी अगर उसका क्या है, पॉजिटिव है,
मतलब उसने नॉर्मल चेकअप किया है, लेकिन उसमें हमारे पास कोई लंप वगैरह जो है, वो लंप या ट्यूमर जो है ना, वो हमारे पास सपोज करें वो आइडेंटिफाई या डायग्नोस हो गया है। अब स्क्रीनिंग मेमोग्राफी के बाद वो किस चीज़ पे जाएगी? डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी पे जाएगी। डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी में उसको क्या पता चलेगा? स्क्रीनिंग में तो लंप वगैरह की डायग्नोसिस हो गई, लेकिन डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी में लंप या ट्यूमर की पोजीशन, लोकेशन, इन सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। ठीक है, तो और तीसरी नंबर पे जो है ना, हमारे पास वो पेशेंट्स आते हैं जिनकी हमारे पास हिस्ट्री जो है ना वो पॉजिटिव होती है। हिस्ट्री पॉजिटिव का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, उसको फॉर एग्ज़ाम्पल पेल्विक कार्सिनोमा था पहले, पेल्विस कार्सिनोमा, ठीक है। उसके बाद वो ठीक तो हो गया था, हो गई थी वो पेशेंट, वो मतलब उसकी ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी से, कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट हो रही थी उसकी, लेकिन उसके बाद फिर उसको डॉक्टर ने कहा कि आप डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी करवा लो। किस लिए? कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस तो नहीं है कि डायग्नोसिस हो जाए, ठीक है। क्योंकि पेल्विस कार्सिनोमाज या जितनी भी हमारे पास कार्सिनोमाज होते हैं, कैंसर्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो लीड करती हैं टू द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, या स्पाइन कैंसर हो गया, या स्टमक कैंसर हो गया, या आपका एसोफेगस कैंसर हो गया, वो लीड करती हैं उसको, ब्रेस्ट कैंसर को, ठीक है। तो हिस्ट्री पॉजिटिव का मतलब यही है कि पहले उसको कोई और कैंसर था, कोई और कार्सिनोमा डेवलप हो गया था, अब वो ट्रीट तो हो गया है, लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि आप डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी करवा लो कि ये पॉजिटिव कोई और इश्यूज तो ब्रेस्ट के हवाले से नहीं है, ठीक है। इसमें आपके पास 3 पोजीशनिंग पेशेंट्स की होती हैं। 3 पोजीशनिंग हम करते हैं पेशेंट्स की, ये हमेशा आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है पोजीशनिंग के हवाले से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नंबर फर्स्ट इसमें होती है एग्जेगरेटेड क्रेनियोकॉर्डल व्यू, ठीक है। सेकंड नंबर पे एक्सिलरी टेल व्यू, और थर्ड नंबर पे मैग्निफिकेशन व्यू। ये तीनों जो है ना, ये हमारे पास उससे होती है डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी में, ये 3 पोजीशन हम पेशेंट की यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो है ना डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी, ये हर एक पेशेंट को जो है ना साल में एक दफ़ा तो करनी ही करनी है। अगर मैंने इधर बताया ना, अगर एक पेल्विस कार्सिनोमा है एक पेशेंट का, तो अगर वो ट्रीट भी हो गया है तो उसको चाहिए कि डॉक्टर रिकमेंड करे या ना करे, उसको जो है ना मंथ में एनुअली जो है वो उसको ये डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी परफॉर्म करनी चाहिए। अगर एक नॉर्मल पेशेंट है, उसमें जो है कोई चांसेस नहीं है, फैमिली हिस्ट्री वगैरह भी नहीं है, उसको 40 एज से पहले 30 to 35 या 40 एज तक स्क्रीनिंग मेमोग्राफी परफॉर्म करनी चाहिए। तो ये ड्यूरेशंस और ये एज जो है लिमिटेशंस आप याद रखें हमेशा, ठीक है। अब जाते हैं अपने जो है सेकेंड टॉपिक में, जो हमारे पास है ब्रेस्ट एनाटॉमी। ब्रेस्ट एनाटॉमी में हमेशा आप ये याद रखें कि ब्रेस्ट जो है ना 2 रीजन से हमारे पास बना है, ठीक है। ब्रेस्ट में हमारे पास क्या होते हैं? 2 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है सर्कुलर बॉडी, और सेकंड नंबर पे है एक्सिलरी टेल। मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पेशेंट का शोल्डर रीजन है और ये चेस्ट रीजन है, तो ये आपका है ब्रेस्ट का सारा एरिया, ये आपका सर्कुलर बॉडी आप कंसिडर कर ले, और ये आपका है एक्सिलरी टेल, ठीक है। तो ये 2 रीजन्स जो है हम कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। और 2 रीजन्स क्यों करते हैं, 2 रीजन में इसको क्यों डिवाइड करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि बाद में जब हम पोजीशनिंग करते हैं तो एक्सिलरी टेल के लिए अलग से पोजीशनिंग करते हैं, और सर्कुलर बॉडी में कोई भी अगर हमारे पास ट्यूमर है, लंप है, उसके डायग्नोसिस के लिए हम अलग से पोजीशनिंग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं ब्रेस्ट के, जो है हमारे पास ब्रेस्ट में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेस्ट के, ठीक है। एक हमारे पास होता है बेसिक, जो पार्ट्स होते हैं 3 होते हैं। एक है फिब्रस टिश्यूज़, 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं इसमें। एक फिब्रस टिश्यूज़ होते हैं, एक ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं, और थर्ड नंबर पे हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़, ठीक है। ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन ब्रेस्ट।
फिब्रस टिश्यूज़ जो है ना ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ये हमारे पास सपोर्ट में, स्ट्रक्चर में, प्रोटेक्शन में ये हमारे पास हेल्प करते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू जैसे नेम से ज़ाहिर है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स जो हमारे पास क्या करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन करते हैं और फिर मिल्क इंजेक्शन करके बेबी फीडिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है एडिपोज टिश्यूज़। तीसरा जो एडिपोज टिश्यूज़ है ना, ये हमारे पास इंसुलेशन में हेल्प करता है, फ्रॉम द प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, और जो है ना दूसरे हार्मोनल प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जैसे लेप्टिन हो गया या एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है। इन हार्मोनल प्रोडक्शन में ये एडिपोज टिश्यूज़ हमारे पास हेल्प करते हैं। अब होता इस तरह है, जब आपकी यंग टिश्यूज़ होते हैं ना, जब यंग फीमेल हमारे पास यंग एज में होती है, टीन एज में होती है, अप टू 35, 40, 45, तब हमारे पास ब्रेस्ट टिश्यूज़ में ये वाला कंटेंट ज़्यादा होता है। फिब्रस टिश्यूज़ की क्वांटिटी और ग्लैंडुलर टिश्यूज़ की क्वांटिटी हमारे पास यंग टिश्यूज़ में ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो ओल्ड टिश्यूज़ होते हैं ना, आफ्टर 50 एज जो है ना, हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन तीनों जो है ना, तीनों टिश्यूज़ में हमारे पास मोस्ट सेंसिटिव टू द रेडिएशन जो होता है वो हमारे पास ग्लैंड होता है, ठीक है। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आप याद रखें कि जो मोस्ट रेडिएशन सेंसिटिव टिश्यू है ना, वो हमारे पास क्या है, ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो अगर आप ब्रेस्ट को देखें ना, तो ये हमारे पास मेमोरी ग्लैंड से बनी हुए होते हैं। ये हमारे पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। अब ये मेमोरी ग्लैंड जो है ये किस तरह जो है मिल्क इजेक्शन करता है। मेमोरी ग्लैंड में हमारे पास लोब्स होते हैं, ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखें, एक ब्रेस्ट में हमारे पास जो है, ईच ब्रेस्ट में क्या होंगे, 15 to 20 लोब्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इन लोब्स में हमारे पास क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, और उन लोब्यूल्स में क्या होता है, इपिथीलियल, मायो इपिथीलियल सेल्स होते हैं, मायो इपिथीलियल सेल्स होते हैं। उन सेल्स से हमारे पास क्या होती है, मिल्क की प्रोडक्शन होती है और फिर वो इजेक्ट होती है टू द डक्ट्स, और यहाँ पे हमारे पास आती है टू द निपल एरिया, और फिर हमारे पास बेबी फीडिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक लोब का एरिया दिखा दूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लोब है, इसमें हमारे पास यहाँ पे लोब्यूल प्रेजेंट होता है। लोब्यूल से हमारे पास जो डक्ट आ रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, डक्ट्यूल्स, ठीक है। ये लोब्यूल्स हैं और ये हमारे पास डक्ट्यूल्स है। ये जैसे ही ग्लैंड से निकलता है या लोब से निकलता है, तब हमारे पास इस डक्ट को हम कहते हैं, ये वाला डक्ट जो ये ग्लैंड से निकल रहा है ना, और जो है वो जा रहा है टूवर्ड्स द निपल एरिया या टूवर्ड्स द डार्क एरिया जो हमारे पास है, उसको हम क्या कहते हैं, डार्क एरिया को एरोला, ठीक है। इस डार्क एरिया तक हमारे पास या निपल एरिया तक हमारे पास फॉर डिस्चार्जिंग या फॉर इजेक्शन जब जा रही होती है, इस जो है इस पाथ को, इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। लोब्यूल्स में क्या होता है, इस तरह की मिल्क की इजेक्शन होती है। लोब्यूल्स में हमारे पास इपिथीलियल सेल्स होते हैं, मायो इपिथीलियल सेल्स होते हैं, जैसे कि इनके नाम से ज़ाहिर है, मायो इपिथीलियल मतलब ये एज अ मसल ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और मिल्क की इजेक्शन करते हैं, और ये हमारे पास मिल्क डक्ट में फ्लो करता हुआ टू द डक्ट्यूल्स आता है। डक्ट्यूल से हमारे पास ग्लैंड से बाहर निकल के लेक्टोफिरस डक्ट तक पहुँच जाता है। लेक्टोफिरस डक्ट से हमारे पास एरोला तक, और एरोला से हमारे पास निपल्स के साइड पर, और ये हमारे पास फिर इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर हमारे पास इसमें प्रेजेंट होता है ना, हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। मैंने पहले बताया कि ये एज ए इंसुलेटर काम करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं और ब्रेस्ट फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट या डिफरेंट हार्मोनल प्रोडक्शन में भी हमारे पास हेल्प करता है। ये एडिपोज टिश्यूज़, ये फेट्स होते हैं, ठीक है। तीसरा जो है ना, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फिब्रस टिश्यू। यहाँ पे हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं ना, उनको कनेक्ट करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू या फिब्रस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जो बने होते हैं फ्रॉम कोलेजन या इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है। इनसे बनी हुई होते हैं ये जो होते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे मिल के यहाँ पे हमारे पास एक लेगामेंट बनाते हैं, ठीक है। और उस लेगामेंट को हम कहते हैं कूपर्स लेगामेंट। क्या, कूपर्स लेगामेंट,
یہ کوپرز لیگامنٹ کیا کرتا ہے، یہ ہمارے پاس اصل میں اس بریسٹ کی ایریا کو کنیکٹ کر رہا ہے پیچھے چیسٹ سے، صحیح، آن دا بیک آف دا چیسٹ. اور چیسٹ میں ہمارے پاس یہاں پہ کون سا مسل پریزنٹ ہے، آپ کی بک میں ڈائیگرام میں بھی گیون ہے، پیکٹورلس میجر مسل کے ساتھ یہ ہمارے پاس کنیکشن پرووائڈ کر رہا ہے ٹو دا بریسٹ. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ پرسنٹیج آف کارسینوماز کتنی ہے، کارسینوماز ان بریسٹ. اصل میں بریسٹ میں اوور آل ہم بات نہیں کرتے، بریسٹ کو ہم کوارڈنٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ بریسٹ کا ایریا ہے، اس کو آپ کوارڈنٹس میں اگر ڈیوائڈ کریں تو یہ ہے ہمارے پاس اپر لیٹرل ایریا، یہ ہے اپر میڈیل ایریا، یہ اگر لیٹرل سائڈ پہ آپ دیکھیں اور یہ میڈیل سائڈ پہ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہے لوور لیٹرل ایریا کوارڈنٹ یا لوور میڈیل کوارڈنٹ، اور یہ ہمارے پاس ہے بالکل مڈ آف دا بریسٹ. ٹھیک ہے، تو بالکل مڈ آف دا بریسٹ میں ہمارے پاس کارسینوماز کے چانسز ہوتے ہیں 20%. ٹھیک ہے، اب جو سب سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں نا وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں آن دا اپر لیٹرل ایریا، جو 50% چانسز ہوتے ہیں بریسٹ کینسر کے آن دا اپر لیٹرل، کیونکہ یہ زیادہ نزدیک ہوتا ہے ٹو دا ایگزیلا، اور ایگزیلا میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، لیمف نوڈز ہوتے ہیں جو لیڈ کرتے ہیں ٹو دا بریسٹ کینسر. ٹھیک ہے، اب 50% جو ہے نا اپر لیٹرل ایریا میں ہوتا ہے، 10% ہمارے پاس لوور لیٹرل ایریا میں ہوتا ہے، اپر میڈیل میں ہمارے پاس 15% چانسز ہوتے ہیں، اور لوور میڈیل میں ہمارے پاس 5% چانسز ہے. یہ سب آپ کی بک میں گیون ہے، ان کو جو ہے یہ پرسنٹیجز آپ نے یاد رکھے ہیں ہر ایک کوارڈنٹ کے. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہائیسٹ پرسنٹیج یا ہائیسٹ رسک کون سے کوارڈنٹ میں ہمارے پاس ڈیولپ ہوتا ہے، وہ ہے اپر لیٹرل میں. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا بریسٹ کے اناٹمی کے حوالے سے، ٹائپ آف میموگرافی کے حوالے سے، اور پرسنٹیج آف کارسینوما ان ڈفرینٹ کوارڈنٹس آف دا بریسٹ. ہوپ سو آپ کو ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی. جس چیز کی بھی سمجھ نہیں آئی آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ میموگرافک امیجنگ سسٹم پہ ہوگا، جس میں ہم ڈفرینٹ جنریٹرز پڑھیں گے، گرڈس پڑھیں گے، یا ٹیوبس، جو اس کا ایکس رے ٹیوب ٹارگیٹ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں اس میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.